हेलो स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्लास आपकी जुडिशरी जेएलओ एलएलबी एपीओ एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये आपका उसका लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा आर्टिकल नंबर 14 अपना, ओके, और आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड हमने कुछ डॉक्ट्राइन्स देखे, सिद्धांत देखे। आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपना बेस्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है आर्टिकल नंबर 15, ओके। आज हम आर्टिकल नंबर 15 और 16 को डिटेल में पढ़ेंगे विद केस लॉस, जैसे आप मेरे लेक्चर सीरीज में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 15 आपकी बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद नंबर 15 हमें बताता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना। ठीक है, कि हम इन पॉइंट्स पे क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। स्टूडेंट, आप इन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और इन्हें याद कीजिए। ये यहाँ पे आपके टोटल 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल के अंदर भी 5 है और पॉइंट्स भी अपने कितने हैं, 5 है। ओके, तो हम इन 5 ग्राउंड पे, सिर्फ इन 5 ग्राउंड पे हम क्या करेंगे, हम रोक लगाएंगे भेदभाव पे। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई और पॉइंट्स है तो उस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक इस अनुच्छेद की आपकी बात करते हैं तो बेसिक ये बात इसका कहता है। अब हम अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 15 प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर जो 15 है आपका, वो हमें एक मुख्य प्रकार की क्या बताता है, समानता बताता है। ठीक है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी, कि अगर हम समानता लागू करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। इन्होंने कहा स्टेट दैट द स्टेट शैल नोट, कौन नहीं करेगा भेदभाव, भेदभाव नहीं करेगा आपका स्टेट, राज्य। राज्य कौन, जो आर्टिकल नंबर 12 में आपको हम बता के आए थे। ठीक है, कि जो आपका स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा किनके साथ, एनी सिटीजन। स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड आ गया आपका एनी सिटीजन। जब आपने अपना आर्टिकल नंबर 14 देखा था तो वह वहाँ बात करता है पर्सन की। पर्सन मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों। लेकिन आर्टिकल नंबर 15 जो आपकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है सिर्फ सिटीजन की। मतलब अगर नॉन सिटीजन कोई पर्सन है तो हम उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है, ओनली सिर्फ इन पॉइंट्स पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। पॉइंट क्या है आपके, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इन स्थान पर इन चीज़ों के साथ हम क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, या फिर इनमें से कोई एक भी हो सकता है वो। ठीक है, या ये सभी या इनमें से कोई एक। डेफिनेशन आसान है। ओके, फिर हमारा केस आता है वर्समा पोल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 का। इस केस में हमें यही बात रिपीट करके लिखा हुआ है इन्होंने कि आर्टिकल नंबर 15(1) हमें प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे इन ग्राउंड्स पे। ठीक है, एज टू फोस्टर नेशनल आइडेंटिटी विच प्रिजर्व इंडियन कल्चर। ठीक है, हम इन बातों पे हम भेदभाव नहीं करेंगे कि जिससे कि हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, इंडिया का कल्चर है जो हमारे प्रिजर्व रहे, इसलिए हम इनको भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करता है आर्टिकल नंबर 15(1) की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 15 का आपका सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 14 को ही हमने एक्सटेंड किया है, मतलब बढ़ाया है। आर्टिकल नंबर 14 हमें क्या कहता है कि हम सब पर्सन को समान रूप से देखेंगे। ठीक है, चाहे वो हम कानून के सामने बात कर रहे हैं उसकी, तो हम सबको समानता के साथ देखेंगे। और आर्टिकल नंबर 15 में कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि सब पर्सन क्या है, आपके समान है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली।
ये आपका जो अनुच्छेद है वो सिर्फ हमने नागरिक को दिया है और जो हमारे नागरिक नहीं है उन्हें हमने नहीं दिया, ठीक है। वहीं जो आर्टिकल नंबर 14 है वो आपकी बात करता है एनी पर्सन की, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। ओके, फिर हमारा स्टूडेंट केस आता है काथी राइंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। 1952 का हमारा केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ लॉ विद इन द prohibition of Article 15, it cannot validate by recourse to Article 14 by application of a reasonable classification. सुप्रीम कोर्ट कहते हैं व्हेन अ लॉ, जब एक कानून अगर हम प्रोहिबिट करते हैं किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 15 के, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वह क्या करे, वो आपके आर्टिकल नंबर 14 के अंदर वैलिडेट हो जाए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा सबका स्टूडेंट नहीं होगा। अगर हमने अनुच्छेद 15 के निषेध के अंतर्गत आते हैं तो उचित वर्गीकरण के सिद्धांत को लागू करके अनुच्छेद 14 के कारण इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये तो हम सबको समान बनाने के लिए हमने ये कानून लागू किया है, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। अगर वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है तो वो है कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 का पक्ष लेके हम अनुच्छेद 15 के लिए अगेंस्ट में कोई कानून लागू नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 14 का सहारा लेके हम अनुच्छेद 15 के खिलाफ अगर कोई कानून आपका आता है तो हम उसे लागू नहीं कर सकते। सिद्धांत आपका आता है उचित वर्गीकरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं कर सकते ऐसे। आर्टिकल 15(2) आपकी बात करता है, अनुच्छेद 15(2) आपकी बात करता है डिक्लेयर दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ओनली, वही बात ओनली, to religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, with regard to the access of shop, hotels, etc., and all place of public entertainment or use of well, tanks, bathing ghats, roads, and place of public resorts. इन्होंने कहा कि स्टूडेंट हम किसी भी पर्सन को मना नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शन हम उस पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम किसी भी पर्सन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, ना ही उसको डिसेबल करेंगे किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए इन ग्राउंड पे भेदभाव करने से। अगर स्टूडेंट कोई पर्सन है, कोई सिटीज़न है, ठीक है, वो किसी शॉप पे जाना चाहता है, ठीक है, एक्सेस करना चाहता है, शॉप पे जाना चाहता है, किसी होटल में जाना चाहता है, या किसी तालाब कुएं वगैरह का वह यूज़ करना चाहता है, बाथिंग कार्ड्स, ठीक है, या किसी रोड का, सड़कों का, या पब्लिक रिसोर्ट है, अगर वह उनका प्रयोग करना चाहता है तो हम इन ग्राउंड पे उनको मना नहीं करेंगे, वह इनको एक्सेस कर सकता है। ओके, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड आर्टिकल 15(2) इज टू गिव against the menace of discrimination which can be possibly be practiced in India on very large scale in relentless manner। स्टूडेंट हम बहुत पहले टाइम से देखते आए हैं कि हम क्या करते हैं, हमने इंडिया में देखा है कि बहुत लार्ज स्केल पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमने ये आर्टिकल 15(2) हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने कहा कि जो कि बोथ आपकी जो स्टेट है और प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, वो दोनों ही किसी पर्सन को मना नहीं करेंगे इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। है ये पब्लिक प्लेसेस आपके, ठीक है, जैसे तालाब कुएं वगैरह, ये पब्लिक प्लेसेस में हम मानते हैं। इसका यूज़ करने के लिए अगर कोई स्टेट मना कर रहा है या कोई पर्सन मना कर रहा है इन ग्राउंड पे, ठीक है, इन ग्राउंड को लेते हुए, इन ग्राउंड के कारण वह उनको मना कर रहा है तो वह मना नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसे करेगा तो वो ऑफेंस माना जाएगा आपका। आर्टिकल नंबर 15(2) इसको प्रोटेक्शन देता है। आई होप आपको समझ आया हो। प्लेसेस ये सारी गवर्नमेंट प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, लेकिन मना स्टेट को भी नहीं करना है और मना आपके प्राइवेट इंडिविजुअल को भी नहीं करना है इन्हें यूज़ करने से। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। फिर आपका केस आता है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982।
PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। जब किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध लागू किए जा सकने वाले किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसे उल्लंघन को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि निजी पसंद व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों का पालन करना, उनका उल्लंघन ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई निजी पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वह क्या कर रहा है, वह किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी अब स्टेट पे है, ये जिम्मेदारी आपके राज्य पे है कि वह ऐसे उल्लंघन को रोके, ठीक है, ऐसे कानून लाए या ऐसे उल्लंघन को रोके ताकि हम इन डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सके। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है। PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस कहता है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी और के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहा है तो राज्य उसे रोकेंगी, ठीक है। स्टूडेंट, आप अपने बेयर एक्ट में देखिए आर्टिकल नंबर 15(3) क्या कहता है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15 सबसेक्शन 3 इसका, ठीक है। इसमें ये बात की गई कि जो आपकी स्टेट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 किसको नहीं मना करता, स्टेट को मना नहीं करता। स्टेट अगर चाहे तो वह क्या कर सकता है, वह स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है, स्पेशल कानून, स्पेशल प्रावधान वह ला सकता है। किसके लिए ला सकता है, वीमेंस और चिल्ड्रन के लिए, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए वह ऐसे कानून या ऐसे प्रोविजंस ला सकता है, ठीक है। और ऐसा करना हम नहीं मानेंगे कि आर्टिकल नंबर 15 का क्या है, उल्लंघन है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में जो वीमेन है और चाइल्ड है वो हम एक तरह से पिछड़े वर्ग में लेते हैं कि इन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत है, ठीक है, इन्हें स्पेशल रिसोर्सेज और स्पेशल नीड की ज़रूरत है। इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे लॉस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हम इनका क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। तो अगर हम इनके प्रोटेक्शन के लिए या इनके डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे लॉज बनाते हैं तो उसे हम आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। आर्टिकल नंबर 15 में आपका वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेक्स, यानी पर्सन के लिंग के आधार पर, ठीक है, कि वह फीमेल है मेल है, इस आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। लेकिन आर्टिकल नंबर 15(3) आपको क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15(3) ये कहता है आपको कि वह इस ग्राउंड पे भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ओके, ये आपके दो केस आते हैं, चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस और रेवाथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस। ओके, इस केस में यही बात की गई थी। फिर स्टूडेंट आपका केस आता है, आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) आपसे बात करता है कि द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न। अब क्या है, राज्य आपके स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। किसके लिए बना सकते हैं, ऐसी क्लास जो आपकी बैकवर्ड क्लास है, कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर सिटीजन्स का पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए अगर कुछ स्पेशल प्रावधान बनाने पड़े स्टेट को तो वो स्टेट बना सकती है, ठीक है। ये कब ऐड किया गया, हमने ऐड किया इसको, ये आर्टिकल, ये प्रोविज़न आपका ऐड हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। पहली अनुसूची के पहला संशोधन के साथ ही हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको अमेंड कर दिया। और केस आपका आता है टू नलीफाई इट वाज इंसर्टेड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ डिसीजन। ये किस लिए ऐड किया, ताकि हम इस केस में जो आपके डिसीजन है तो उसको नलीफाई कर सके। केस का नाम क्या है आपका, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरईराजन, ठीक है, चंपाकन दोरईराजन का केस आपका है 1951 का। इसमें जो जजमेंट आई उसको नलीफाई करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लेके आए आर्टिकल 15(4) आपका, जो कि बात करता है कि बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी को प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आपके ऐसे प्रोविजंस ला सकती है, स्पेशल प्रोविजन ला सकती है, जिससे कि हम बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरीज है, आपके सिटीजन्स है, उन्हें हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट आपका केस आता है इंदिरा सहाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का। इंदिरा सहाय के केस में आपका हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
Reservation in education institute and other walk of life can also be provided under Article 15(4) कि अगर स्टेट चाहती है कि वह किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मतलब शैक्षिक संस्था में वह क्या कर सके, प्रोटेक्शन के मतलब कि उनके डेवलपमेंट के लिए बच्चों के कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ सके, कम फीस में पढ़ सके, अगर वह ऐसा कोई चेंज करना चाहती है तो वह रिजर्वेशन दे सकती है। इसके अंदर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी वो रिजर्वेशन दे सकती है। ओके, ये आपका ये इसको हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसे देखिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल 15(4) आपकी बात करता है दो क्लास के वर्ग की क्लासों के, ठीक है। दो ऐसे बैकवर्ड क्लास है जिनकी बात आपका आर्टिकल नंबर 15(4) करता है। ये पहले कहता है कि जो आपके होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सोशली, सामाजिक रूप से वह पिछड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है, वो एजुकेशनली, उनके पास शैक्षणिक इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। शैक्षणिक रूप से वह क्या है, पिछड़े हुए हैं, ठीक है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से वह क्या हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 15(4) is that the preferential treatment can be given valid when social and education backward needed। कहते हम तब जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देंगे, हम तब उनको तरजीही व्यवहार से वैध रूप से हम उनको तब स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, जब हमें लगेगा कि हाँ ये जो क्लास है आपकी, ये जो क्लास ऑफ सिटीजन्स है आपके, वो कैसे है, वो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तभी हम उनको क्या देंगे, तभी हम उनको ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर आपका केस आता है स्टूडेंट एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस आता है। बैकवर्ड, इसके अंदर बैकवर्डनेस की बात की हमने कि जो आर्टिकल नंबर 15 में आपकी बैकवर्डनेस की बात की है, पिछड़े वर्ग की हमने बात की है, तो हमने उसके अंदर सिर्फ आपके दो ही बैकवर्ड क्लास लिए हैं, एक आपके सोशली और एक आपके एजुकेशनली, ठीक है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो एजुकेशन के लिए वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, आपके क्लोज टू भी है, इन्होंने कहा कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी कौन सोशल और आपके एजुकेशन बैकवर्ड है, जैसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोग, ठीक है, इन्हें हम सोशली और एजुकेशनली हम इन्हें बैकवर्ड मानते हैं, ठीक है। सोशली और एजुकेशनली हम इनको बैकवर्ड मानते हैं, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओके, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जातियों को, ठीक है। स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल नंबर 15 था। आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 15 समझ आया हो। इसमें स्टूडेंट कुछ कोई बात नहीं कही कि नॉर्मल बात की गई है पहले, कि जो आपका पहला अनुच्छेद है वो कहता है आपसे कि हम भेदभाव नहीं करेंगे इन 5 ग्राउंड्स पे। सेकंड कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे किन ग्राउंड्स पे, इन्हीं ग्राउंड्स पे, लेकिन आपका प्लेस क्या होगा, पब्लिक प्लेस होगा, कि पब्लिक प्लेस पे हम ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड आपका कहता है कि जो अगर हम क्या कर सकते हैं, हम महिलाओं के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न आपके बना सकते हैं, ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 15(4) है वो बात करता है कि हम सोशल और बैकवर्ड जब क्लास के लोग हैं उनके लिए हम क्या बना सकते हैं, उनके लिए हम बना सकते हैं रिजर्वेशन, उनको दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आप अपने बेयर एक्ट देखिए। बेयर एक्ट में आपके दो सेक्शन सब सेक्शन हो रहा है इसके अंदर। एक है आपका आर्टिकल 15(5) और एक है आपका आर्टिकल 15(6), ओके। ये जुड़ा था आपका 93rd अमेंडमेंट से, 93rd अमेंडमेंट 2008 से। आर्टिकल 15(5) आपकी जुड़ा 93rd अमेंडमेंट 2008 से। केस आप लिख लीजिए इसका, यहाँ पीपीटी में ऐड ऑन नहीं हुआ ये। अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आपका मामला आता है। इसके द्वारा आई आपकी 93rd अमेंडमेंट, ठीक है। 93rd संशोधन आपका आया 2008 के अंदर, जिसमें हमने ऐड किया आपका आर्टिकल 15(5), ठीक है। और 15(5) आपकी बात करता है, यही बात करता है नॉर्मली, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड पर्सनस को हम क्या देंगे, हम रिजर्वेशन देंगे। और वो भी किस में देंगे, आपके प्राइवेट। आप देखिए लास्ट इसके जब आपका ये सेक्शन है, इसके लास्ट में आपका लिखा हुआ है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो प्राइवेट के इंस्टीट्यूट है आपके, उसको भी को भी हम रिजर्वेशन में लाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम किनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इस संस्था में हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो कौन से डिपार्टमेंट आपके माइनॉरिटी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है आपके, ठीक है। उन्हें हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। माइनॉरिटीज़ में हमने क्यों नहीं किया ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, शिक्षा संस्थान आपके होते हैं माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक, उनमें तो पहले ही ऐसा होता है कि जो अल्पसंख्यक जाति है उन्हें ही हम शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ये होता है कि जो अल्पसंख्यक है जातियाँ, उन्हें ही हम क्या दें, मेन शिक्षा दें, मतलब कम पैसों में सस्ते दामों पे, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए हमने इसके अंदर रिजर्वेशन ना दे के आपके बाकी इंस्टीट्यूट में हमने रिजर्वेशन दिया है, ओके। फिर आपका आता है एक सेक्शन और है आपका, इसके अंदर लास्ट सेक्शन आपका 15(6), ओके। आर्टिकल नंबर 15 का सब सेक्शन आपका 6 बात करता है, वो बात करता है आपकी EWS की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो वर्ग आपका इकोनॉमिकली रूप से यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वीक है, उन्हें हम क्या देंगे, उन्हें हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल प्रोविज़न हम उनके लिए बना सकते हैं, ओके। ये आपका आता है और ये आपका एड ऑन हुआ था। EWS आपको पता है स्टूडेंट किससे ऐड हुआ था, ये हुआ था 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था आपके 2019 के, ओके। इससे हमने EWS के अंदर हमने ऐड किया, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि हम जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें हम क्या देंगे, उन्हें हम स्पेशल प्रोविज़न बनाएंगे। और इसके अंदर बात की गई थी आपको कितने तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10% तक का इसके अंदर रिजर्वेशन आपका दिया जाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ आया हो। इस मामले को यानी EWS को हमने चैलेंज किया था, ये कहकर हमने इसको चैलेंज किया था कि ये इंदिरा सहाय जो आपका केस है, इस केस का क्या कर रहा है, ये उल्लंघन कर रहा है, इंदिरा सहानी केस का उल्लंघन कर रहा है EWS, क्योंकि इसके अंदर बात की गई थी कि हम इतना ही बैकवर्ड क्लास को क्या दे, परसेंटेज दे कि वो 50% से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इतना ही दे कि 50% से ज़्यादा ना हो जाए जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन जब EWS इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका रेशियो क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, इसलिए हमने कहा कि हमने चैलेंज किया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ हमने इसको नलीफाई कर दिया और हमने EWS को लागू कर दिया, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका था आर्टिकल 15(3) की हमने बात की, ओके। अब हम अपना आर्टिकल नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल नंबर 16, जो कि बात करता है कि हम आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में हम आपको क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि हर पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, हर पर्सन के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे, वह सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सके, उनके एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सबको सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने ये कहा कि हम आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। उसमें हम आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देंगे, अवसर देंगे हम आपको, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट आप अपना बेरक निकाल लीजिए।
आपका आर्टिकल जो 16 है उसका सब सेक्शन 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सब पर्सन के पास ये इक्वालिटी होगी, ये समानता होगी, अवसर की समानता होगी, कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके से समानता है, लेकिन हम देंगे किसको? सिर्फ अपने सिटीजन्स को। हम अपने नागरिकों को ये देंगे कि वह आए और एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करें, मतलब कि पेपर वगैरह दे, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में हम उनको अवसर देंगे। ठीक है, तब यह देखते हैं स्टूडेंट इतनी वैकेंसी निकलती है तो उसमें हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है। ठीक है, हर कैटेगरी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कौन देता है ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है इसमें आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। नेक्स्ट, आपको वही बात जो आपके आर्टिकल नंबर 15 में की गई थी वही बात यहाँ की गई है कि हम किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक का भेदभाव नहीं करेंगे सिर्फ इन ग्राउंड में। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या 6 है ना, 1 6, तो इसके अंदर ग्राउंड भी कितने 6 है। एक ग्राउंड यहाँ पे बढ़ा नहीं, सॉरी यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे ग्राउंड आपका 6 और 1 ऐड करके 7 हो गए टोटल। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्राउंड आपके बढ़ा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 ग्राउंड है जो 15 में है, 15 में नहीं है पर 16 में है। एक आपका डिसेंट और दूसरा आपका रेजिडेंस। ठीक है, हिंदी में मैं निशान लगा देती हूँ। एक आपका वंश और एक आपका निवास। ओके, ये 2 आपके ऐसी कैटेगरी है जो कि आपके आर्टिकल नंबर 15 में नहीं दी हुई है आपको, लेकिन आर्टिकल नंबर 60 में इन बेसिस पे भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, समझ आ गया आपको? ग्राउंड आपके रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, या फिर इनमें से कोई एक। ठीक है, तो हम उनको इन एलिजिबल नहीं मानेंगे, हम उन्हें इन एलिजिबल नहीं मानेंगे। वो एलिजिबल है क्या करने के लिए? एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए अपॉर्चुनिटी हमने उनको दी है। आर्टिकल नंबर 16 का पार्ट नंबर सब सेक्शन 3 आपको कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट। हम किसको नहीं रोकेंगे? हम पार्लियामेंट को नहीं रोकेंगे। ठीक है, स्टेट की बात ना करके सिर्फ पार्लियामेंट की बात की। पार्लियामेंट को नहीं रोकेंगे कि वह कोई भी नया कानून आपका बनाए। किसके लिए बनाए? कि अगर वह किसी भी ऑफिस, किसका है, गवर्नमेंट किसी ऑफिस में वह एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो कानून बनाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं। ठीक है, हमने कोई मनाही नहीं की है, चाहे गवर्नमेंट हो आपकी सेंट्रल की या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, अगर उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट आई है, उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाना चाहती है तो वह बना सकती है। ओके, ऐसा कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल नंबर 16 का सब सेक्शन 4। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। इन्होंने कहा कि जो आपके सिटीजन हैं, जो नागरिक ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। हम इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं मानेंगे अगर हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे तो। ओके, अगर स्टेट को लगता है कि हाँ वास्तव में ये जो वर्ग है ये क्या है, ये पिछड़ा वर्ग है, तो ही हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ये पिछड़ा वर्ग नहीं है तो हम उन्हें रिजर्वेशन में बेनिफिट नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 4A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 का पार्ट सेक्शन 4A है आपका। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matter of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled caste। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, अगर आप प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, तो हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन हम उसके अंदर आपका लेके आएंगे कंसेक्यूटिव सीनियरिटी। ठीक है, हम देखेंगे कि सीनियर कौन है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको देंगे। ओके, जैसे ए एक पर्सन है
जिसने एक पोस्ट ज्वाइन की 2019 में, ठीक है। और वहीं बी एक पर्सन ऐसा है जिसने पोस्ट ज्वाइन की आपके 2021 में। इसका प्रमोशन हो गया, ये हमेशा इसका सीनियर रहेगा, ठीक है। अगर हम इनकी सीनियरिटी लेवल की बात करते हैं तो पहला प्रेफरेंस हम इस सीनियर को ही देंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी का बेस पे हम इनको प्रेफरेंस देंगे, चाहे ये आपका शेड्यूल कास्ट का हो या शेड्यूल टाइप का हो, उससे बात नहीं है, हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन के अंदर, मतलब उसके अंदर आपकी। तो यही बात इन्होंने की कि हाँ ये रिजर्वेशन कर सकते हैं किसके अंदर, प्रमोशन के अंदर भी, लेकिन इसका ध्यान रखा जाएगा, कॉन्सिक्वेंट सीनियरिटी का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, ये सब देते हुए। ओके, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल नंबर 16 का सबसेक्शन 4B। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, अनफिल्ड वैकेंसी टेकन ओवर, ठीक है, over year which is a reserve of being filled up in the year with the provision reserved as separate class। ये मैं आपको ऐसे सीधा समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं, ये है आपका बैक लो वैकेंसी, ठीक है। कि ऐसा हुआ कि 2025 के अंदर आपकी कुछ वैकेंसीज आई, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 100 वैकेंसीज आपकी आई, और जब हमने एग्ज़ाम लिए, सब सिलेक्शन किया, तो क्या हुआ, सिर्फ 98 वैकेंसीज ही आपकी भरी गई और बाकी 2 वैकेंसी आपकी क्या हुई, वैकेंट रह गई, ठीक है। तो अब ये 2 वैकेंसीज का क्या होगा, तो जब नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर आपकी कोई वैकेंसी आएगी, ऐसे 80 वैकेंसी आपकी आई इस ईयर की, तो इसके अंदर हम ये 2 वैकेंसी ऐड ऑन करेंगे 2025 की, और टोटल वैकेंसी आपकी हो जाएगी 82। ये होती है आपकी बैकलॉग वैकेंसी, ठीक है। जो वैकेंसी पहले भरी नहीं की थी उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे, इसे हम कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूल, कि हमने पिछले साल की वैकेंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, और उसे भरेंगे। तो ये जो वैकेंसी है आपकी 80+2, तो ये +2 वैकेंसी आपके इस साल की वैकेंसी के अलावा है, ठीक है। टोटल 82 वैकेंसी, जिसमें ये वैकेंसी आपकी इस साल की वैकेंसी के अलावा है। ओके, ये बात आपके यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, और जब हम निकालेंगे 50% रिजर्वेशन का हम निकालेंगे, तो हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे निकालेंगे कि जो साल पे है, मतलब 82 नंबर पे ही हम 50% निकालेंगे, ठीक है। 50% इसका ही निकाला जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16 का सब सेक्शन 5 आपकी बात करता है अगर आपका कोई ऐसा ऑफिस है जो कि बात करे आपके किसी रिलीजन से लेकर, यानी कोई धर्म से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, कोई डेनोमिनेशन से रिलेटेड अगर कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इस सेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, वहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखते हैं आर्मी में वैकेंसीज आती है आपकी, आर्मी में आपकी वैकेंसी आती है कि हमें पंडित चाहिए, ठीक है। हिंदू रिलीजन में पंडित होते हैं आपके, मुस्लिम में मौलवी होते हैं, मौलवी मौलवी चाहिए, ठीक है। वैसे क्रिश्चियन में आपके फादर होते हैं। अगर आर्मी डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी आई है कि हमें पंडित, मौलवी या फादर चाहिए, तो हम उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करेंगे ना जो इस रिलीजन से रिलेटेड है, जिनके रिलीजन का ज्ञान है, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर आपकी किसी रिलीजन से रिलेटेड वैकेंसी आई है, तो ऐसी वैकेंसी में हम क्या, हम यहाँ पे फिर भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम किस बेस पे भेदभाव करें, रिलीजन के बेस पे, कि वही पर्सन तो इस रिलीजन को अच्छे से समझा पाएगा लोगों को जिनको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो जो पर्सन जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, हमने उनके लिए स्पेसिफिक वैकेंसी निकाली कि अगर आप पंडित है, मौलवी है या फादर है तो ही आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भेदभाव किया रिलीजन में, तो वही बात इन्होंने की है कि अगर कोई ऐसी वैकेंसी आई है आपकी जो किससे रिलेटेड है, विद द अफेयर ऑफ रिलीजन और डेनोमिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम उस पर्टिकुलर ही रिलीजन और डेनोमिनेशन का क्या लेंगे, पर्सन लेंगे, ठीक है। लास्ट आपका आर्टिकल का सबसेक्शन है ये, आर्टिकल नंबर 16 का सबसेक्शन 6 है ये आपका। हमें ये प्रोविज़न कभी मना नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता है क्या करने से कि हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या ला सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पता है, हम देख के आए थे 103 आपका अमेंडमेंट के अंदर हमने इसको ऐड ऑन किया था कि हम 10% का रिजर्वेशन इसमें भी ला सकते हैं, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वाला इसके अंदर भी ऐड ऑन हुआ है, दोनों में भी ये ऐड हुआ है 15(6) के अंदर और 16(6) के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर ये यहाँ तक ही है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच। इसके हम क्वेश्चंस मेंस के आपके अलग से जो क्लासेस चलिए क्वेश्चन बेसिस वाली, उस पर हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए।